अनुपमा ने किया प्रेम के सामने आर्यन के कातिल का पर्दाफाश, हटा दिए अपने ऊपर लगे हुए घिनौने इल्जाम, जिसका बोझ लेके अनुपमा इतने महीनों से मुंबई की सड़कों पे घूम रही थी। और कातिल का नाम सुन के तो प्रेम भी शॉक हो गया। प्रेम को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आर्यन की कातिल और कोई नहीं बल्कि माँ ही है। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में अनुपमा मनोहर लाल जी के घर पे जाती है और घर पे उसे मनोहर लाल जी नहीं मिलते हैं। जैसे ही वो मनोहर लाल जी को आवाज लगाती है, मनोहर लाल जी कहते हैं कि हम यहाँ हैं। इधर इधर पलंग के नीचे मकड़ी के जाले साफ कर रहे हैं। अनुपमा कहती है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आप बाहर निकलिए, मैं ये सब कर दूंगी। मनोहर लाल जी कहते हैं कि मकड़ी के जाले साफ करने से मुझे एक फायदा जरूर हुआ है कि ये मुझे खोई हुई चीजें मिल गई। कितना अच्छा लगता है ना जब खोई हुई चीजें मिल जाती है, खासकर तब जब हम उस चीज की उम्मीद लगाना ही छोड़ दें। और यह बात सुन के अनुपमा को झटका लगता है, क्योंकि अनुपमा ने भी अपनी जिंदगी में कई सारी चीजें खोई है और सारी चीजों की उम्मीद लगाना भी बंद कर दी है। मनोहर लाल जी कहते हैं कि वाह वाह वाह, क्या सुविचार आया है, चलो फटाफट इसको बोर्ड पे लिख दो। अनुपमा जैसे सुविचार को बोर्ड पे लिखती है, अनुपमा की हैंडराइटिंग देखकर पंडित मनोहर बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तुम्हारे अंदर भी लिखने की कला है अनुपमा, चलो एक काम करो, 2 कप चाय बनाओ, क्योंकि आज मैं मेरी चाय तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगा। अगले ही पल हम प्रार्थना को देखते हैं, जो कि अपना बोरिया बिस्तर उठा के शाह हाउस से निकल गई होती है। अब प्रार्थना के पास रहने का तो कोई ठिकाना है नहीं, इसीलिए वो अपने अलग अलग दोस्तों को कॉल करती है और 1 से 2 दिन के लिए शरण मांगती है। वो कहती है कि बस मुझे 1 से 2 दिन के लिए रहने की व्यवस्था करवा दो, उसके बाद में कोई ना कोई जगह ढूंढ ही लूंगी। प्रार्थना की एक दोस्त कहती है कि हाँ तू टेंशन मत ले, तू मेरे घर पे रुक जाना। प्रार्थना कहती है ओके ओके, मैं ऑफिस से डायरेक्ट तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी। कॉल काटने के बाद जैसे ही प्रार्थना वहां से जाने लगती है, उसको थोड़े थोड़े से चक्कर आ रहे थे। प्रार्थना कहती कि नहीं 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 प्रार्थना, तुझे अकेले संभल के रहना है, तू अंश को कॉल नहीं कर सकती। प्रार्थना कहती कि मैं नहीं चाहती कि अंश और बा के बीच में मेरे कारण तकलीफ हो, इनके बीच में अनबन हो, इसलिए मुझे अपना ध्यान खुद ही रखना होगा, अपना भी और अपने बेबी का भी। प्रार्थना को इस वक्त तक एहसास हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अगले ही पल हम अनुपमा को देखते हैं, जो कि मनोहर लाल जी के लिए चाय बना रही होती है। इस और मनोहर लाल जी अपनी बच्चियों को नृत्य सिखा रहे होते हैं। जैसे मनोहर लाल जी अपनी सर्दी जुकाम की दवाई लेने आते हैं, उसी वक्त अनुपमा पूछती है कि ये सब क्या है। मनोहर लाल जी बताते हैं कि यह तो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा। हम भारतीय लोग विदेशी दवाइयाँ बहुत खाते हैं और उस पर बहुत भरोसा भी करते हैं, लेकिन वह विदेश के लोग भी आयुर्वेदा लेने लगे, आयुर्वेद को अपनाने लगे। वो हमारी संस्कृति अच्छे से जानते हैं और एक तो हम है जो हमारी संस्कृति ही नहीं जानते। अनुपमा कहती है कि मैं आपके साथ रहूंगी ना तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पंडित मनोहर कहते हैं ये सब तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा ही सही, साथ ही नृत्य भी सिखाऊंगा। अगले ही पल पंडित मनोहर लाल जी अपनी छात्राओं को नृत्य सिखा रहे होते हैं और नृत्य की आवाज सुनकर अनुपमा के भी पांव रुकते नहीं है। अनुपमा के हाथ से भी 1-2 स्टेप नृत्य हो ही जाता है, लेकिन अनुपमा अपने आप को संभालती है और कहती है कि नहीं अनुपमा, अतीत में वापस नहीं जाना है, अतीत की कला को वापस नहीं अपनाना है। जैसे ही अंश को पता चलता है कि बा ने तो धक्के मारकर प्रार्थना को घर से ही निकाल दिया, यह बात सुन के अंश के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अंश घर में तमाशा खड़ा कर देता है। अंश कहता है कि मैंने आप सबसे कभी भी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आप लोगों ने तो मुझे इतना भी वैल्यूएबल नहीं माना कि अगर मैं घर में किसी को लेकर आ रहा हूँ तो बिना मेरी परमिशन के आपने उसे ही घर से निकाल दिया। एक बार मुझसे पूछ तो लेना था, मुझसे बात तो करनी थी। मैंने हमेशा घर वालों के लिए सब कुछ किया है, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में मेरी कोई भी इज्जत नहीं है, मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है, ना ही मेरे शब्दों की और ना ही मेरी। मैंने कल कहा था कि प्रार्थना इस घर से नहीं जाएगी, लेकिन आज मेरे जाते ही बा आपने प्रार्थना को इस घर से निकाल दिया। अरे बाप समझ क्यों नहीं रही है कि प्रार्थना भी प्रेग्नेंट है और उसके पीछे वह राक्षस गौतम लगा हुआ है, जो कि हर दम प्रार्थना का पीछा करता है और वो बस मौके की तलाश में था कि उसे प्रार्थना अकेली मिल जाए। इस घर में वह थी तो सुरक्षित थी, कम से कम उसके नहीं तो उसके बच्चे के बारे में तो सोच लेना चाहिए था बा। वो ऐसी हालत में कहाँ जाएगी, किसके साथ रहेगी, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। बा कहती है कि तुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। अंश कहता है कि वह मेरी एक दोस्त है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो दोस्त से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। बा कहती है देख अंश, मेरी भी उम्र हो गई है, मुझे भी सब समझ में आता है जो तुम्हारे बीच में चल रहा है। अंश कहता है कि बा मैं इस घर को चलाने के लिए अपना पैशन, अपनी इच्छा सब कुछ मार के भी कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ ना। कॉर्पोरेट की जिंदगी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ ना। मैं इसका एहसान नहीं जता रहा हूँ, लेकिन कम से कम मैं जिस घर में रह रहा हूँ, जिस घर वालों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, कम से कम उनके मन में, उनके अंदर मेरे प्रति थोड़ी इज्जत तो होनी चाहिए। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मेरी यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर आप प्रार्थना को इस घर में वापस लाने के लिए नहीं मानते ना तो मैं भी यह घर छोड़ के चले जाऊंगा। और यह बात सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अंश कहता है लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं पैसे भिजवाता रहूंगा, मैं घर खर्च में कोई कमी नहीं आने दूंगा, लेकिन मैं यहाँ से चले जाऊंगा, क्योंकि जहाँ पर मेरी इज्जत नहीं वहाँ पर मेरे रहने का क्या ही मतलब। बा मुझे
कुछ गलत मत समझना, लेकिन मैं आपको सिर्फ यह याद दिला रहा हूँ, सिर्फ ये कि मैं इस घर का अच्छा बेटा हूँ, अच्छा बेटा हूँ मैं बा, लेकिन फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बा कहती है वाह बेटा वाह, तो 4 पैसा के कमाने लगा है, मुझे ही आंख दिखा रहा है। मेरा बेटा वनराज इतने समय से घर की देखभाल करता था, अकेला पैसा कमाता था, लेकिन फिर भी उसने मुझसे ऐसी आवाज में बात नहीं करी जैसी तू कर रहा है। अंश कहता है लेकिन दादू तो आप सभी को अकेला छोड़कर भाग गए, यहाँ तक कि पैसे लेकर भी भाग गए थे ना। मैं ऐसा नहीं हूँ बा, मैं ऐसा नहीं हूँ। प्लीज आप मेरे को उनके साथ कंपेयर मत कीजिए। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ उनके बारे में, लेकिन मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता। अगले ही पल हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि अकेली सड़क पे चल रही होती है। उसे एहसास होने लगता है कि कोई तो उसका पीछा जरूर कर रहा है। अचानक से उसके सामने एक कार आती है जिसके अंदर से गौतम निकलता है। गौतम जबरदस्ती प्रार्थना का बैग और प्रार्थना को कार में भरने लगता है और ड्राइवर को फास्ट स्पीड में कार चलाने को कहता है। साथ ही प्रार्थना को कहता है कि देख तूने मेरे साथ धोखा किया ना, उस अंश के साथ बच्चा कर लिया, अब मैं तुझे और इस बच्चे को दोनों को ही नहीं छोड़ने वाला, तुम दोनों को ही मैं जान से मार दूंगा। प्रार्थना कहती है नहीं नहीं, और सही मौका देख के प्रार्थना गेट खोल के कार में से ही कूद जाती है। चलती कार में से कूदने के चलते उसे बहुत चोट भी लगती है, लेकिन गौतम कार नहीं रोक पाता क्योंकि सामने से एक पुलिस वाला बाइक पे आ रहा था। गौतम मन ही मन में कहता है कि इस प्रार्थना की किस्मत अच्छी है इसीलिए ये बच गई। ईश्वर प्रार्थना जो कि चलती कार में से कूद गई थी इसीलिए वो बहुत ज्यादा चोटिल हो जाती है। अगले ही पल अनुपमा पंडित मनोहर को देखती है जो कि अपने किताब में अपनी बेटे बेटी की फोटो देख रहे होते हैं। अनुपमा उनसे पूछती है कि यह कौन है। फिर पंडित मनोहर बताते हैं कि यह मेरे बेटे और बेटी है, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे अलग नहीं रह सकते, लेकिन ये विदेश चले गए। इन्होंने मुझे बहुत बार कहा कि आप भी हमारे साथ विदेश चलिए, आप भी हमारे साथ विदेश चलिए, लेकिन मैं विदेश नहीं गया। अनुपमा कहती है लेकिन ऐसा क्यों? पंडित मनोहर कहते हैं कि हमें बच्चे बच्चे प्यारे हैं लेकिन देश से ज्यादा नहीं। इस देश में हमारा सब कुछ है, हमारी कला है, हमारे लोग हैं, हम इसको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अनुपमा को पंडित मनोहर की बात में कहीं ना कहीं झूठ लग रहा था। पंडित मनोहर कहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और करता है, अभी भी मुझे रोज फोन करता है। अनुपमा कहती है लेकिन आपको तो कोई फोन आता ही नहीं। पंडित मनोहर कहती है कि रात को फोन करता है ना, जब यहाँ पे रात होती तभी तो वहाँ पर दिन होता है। अनुपमा समझ जाती है कि पंडित मनोहर को उसके बेटे ने धोखा दे दिया। वह एक बार विदेश गया और फिर कभी लौट कर आया ही नहीं, और पंडित मनोहर अब अकेले पड़ चुके हैं, बिल्कुल अनुपमा की तरह। अनुपमा के साथ भी कुछ हद तक ऐसी ही चीजें हुई है। अनुपमा अपना पूरा काम निपटाने के बाद वहाँ से जाने लगती है। उसी वक्त पंडित मनोहर कहते कि रुको अनुपमा, तुम कल काम पे मत आना। अनुपमा कहती है लेकिन क्यों? साहब देखो, अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर देना, मैं उसको ठीक कर दूंगी, लेकिन मुझे काम से मत निकालो। पंडित मनोहर कहते हैं अरे पूरी बात सुन तो लो, तुम कल मत आना, ऐसा थोड़ी ना मैंने कहा कि कल से मत आना, कल क्या मुझे अहमदाबाद जाना है। उसी वक्त पंडित मनोहर को एक कॉल आता है जो कि होता है पराग कोठारी का, और पराग कोठारी का नाम सुन के अनुपमा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। पंडित मनोहर अनुपमा को बताते हैं कि उन्हें पराग के साथ मिलके उसकी बहू के लिए एक डांस अकेडमी खोलनी है, और अनुपमा समझ जाती है कि पराग की बहू यानी माही, राही और परी, इसमें परी और माही नृत्य नहीं करती, इसका मतलब है कि राही को डांस क्लास खोलनी है। और यह बात सुन के अनुपमा शॉक हो जाती है। अगले ही पल हम प्रेम और राही को देखते हैं जहाँ पे राही डांस कर रही होती है। प्रेम राही के पास आता है और कहता है कि तुम्हें इतना खुश देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर यह बताने आया हूँ कि मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना होगा, मुंबई। और मुंबई का नाम सुन के राही कहती है प्रेम तुम काम के लिए मुंबई तो जा रहे हो, लेकिन वहाँ पर घूमना मत, बस तुम्हारा जैसे ही काम हो वैसे ही लौट आना। प्रेम को यहाँ पे शक होने लगता है कि आखिर राही ऐसा कह क्यों रही है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है, कि सही में अनुपमा और प्रेम का आमना सामना होगा या फिर अनुपमा और राही फिर से एक दूसरे से टकराएंगे। यह हमें जानने को मिलेगा अनुपमा के आने वाले एपिसोड में। इसी डेली रिकैप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।